नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो विशेष है। क्यों? क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए नक्षत्र गोचर लेकर आई हूँ। नक्षत्र गोचर जो है वो बहुत सूक्ष्म और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है प्रिडिक्शन का। क्योंकि नक्षत्रों से डायरेक्टली आप पिन पॉइंट कर पाते हैं, डायरेक्टली आप क्षेत्र देख पाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। गुरु गोचर भरणी नक्षत्र में होने वाला है। 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल 2024 तक गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो किस प्रकार से भरणी नक्षत्र का प्रत्येक लग्न के लिए किस प्रकार से फलित आएगा, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि मैंने दो चीजों का कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पर। हमेशा जब भी नक्षत्र गोचर लेते हैं तो नवतारा सिस्टम के अनुसार बताया जाता है। नवतारा अर्थात जन्म, संपत, विपत, इस प्रकार से देखा जाता है। 3, 5 और 7, 9 ये जब नक्षत्र पढ़ते हैं तो वो आपके लिए विपत्ति या कुछ ना कुछ प्रत्यरी, कुछ ना कुछ कारक होते हैं। बट आज मैंने आपके लिए एक बहुत इस पद्धति को और ज्यादा सरल करके आज डायरेक्ट आप लग्न के अनुसार कैसे देख सकते हैं कि ये मेरे लिए किस प्रकार से फलित होगा, मुझे किस प्रकार से फल इसके आएंगे। तो मैं इस वीडियो में नक्षत्र मतलब भरणी नक्षत्र के ऊपर बात करने वाली हूँ। भरणी नक्षत्र के जो थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, खामियां हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करने वाली हूँ। भरणी नक्षत्र की जो शक्ति है उसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। फिर मैं गुरु ग्रह के ऊपर भी थोड़ा सा अ, आपको एक इस एंगल से कुछ बातें बताऊंगी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि गुरु ग्रह, जो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, वो भरणी नक्षत्र के अनुसार किस प्रकार से फलित देंगी हर लग्न राशि के लिए। ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, वीडियो को शुरुआत करने के पहले जैसे मैं हमेशा करती आई हूँ अभी तक कि मुझे अनाउंसमेंट करना रहती है कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है। और लिखान जो है वो ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है। और ये योग जो है वो इतना ज्यादा रोजमर्रा के जीवन में हमें महत्वपूर्ण होता है कि हम जितने भी प्रश्न उत्तर करते हैं अपने आप से करते हैं, नियति से करते हैं, समय से करते हैं, तो वो अनुत्तरित रहते हैं। तो ये पुस्तक जो है वो उन सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाली है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में कि ईश्वरी अगर कार्य करना है तो ईश्वरी आशीर्वाद होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पुस्तक कब रिलीज होगी? आशा तो करती हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज होगी, जल्द से जल्द इसके ऊपर काम पूर्ण होगा। परंतु आ, जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वरी आशीर्वाद ईश्वर के अधीन होता है, उनके अनुसार होता है। तो मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ इन सब चीजों को लेकर। मैं फ्लो के साथ जाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ कि नियति जिस राह में हमें लेकर चलती है वो हमेशा राह सबसे उत्तम राह होता है। ये रही पुस्तक की बात। अब मैं अपने वीडियो के तौर पे वापस लौटती हूँ वीडियो की तरफ। और हम बात करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे कि भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र किस प्रकार से फलित देता है, भरणी नक्षत्र की पहचान या उसको कैसे समझे, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में आता है। 13 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक ये रहता है। ये एक नक्षत्र ऐसा है जो संपूर्ण रूप से एक ही राशि में आया है। ऐसे और भी नक्षत्र है परंतु सबसे पहला नक्षत्र है। अश्विनी के बाद में ये नक्षत्र आता है। अब भरणी नक्षत्र जो है इसके देवता कौन है? ग्रह देवता देवता शुक्र है। और इसके देवी देवताओं में से जो देवता आते हैं वो यमदेव हैं। यमदेव और शुक्र देव का कॉम्बिनेशन ये नक्षत्र है। अब सबसे पहले ये समझिए कि भरणी नक्षत्र जो है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, जीवन में कौन से एस्पेक्ट को टच करता है। तो जीवन चक्र की नई शुरुआत को ये दर्शाता है। ये जन्म, उत्पत्ति या फर्टिलिटी को दर्शाता है। इसमें जन्मे जातक बड़े क्रिएटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने वालों में से होते हैं। अब इनका इनका संबंध जो है ये हमेशा उसी चीजों के तरफ बढ़ता है या इन इन एस्पेक्ट में ही हमेशा रहता है। इनकी जो ध्यान धारणा रहती है वो इसी चीज को लेकर 24/7 चलती रहती है, अगर ये शुद्ध है तो।
जो कला, खेल, मनोरंजन से आसक्त हैं या इन पसंद करते हैं, सब कुछ जो गर्भधारणा से लेकर, गर्भ से लेकर, डिलीवरी से लेकर, फर्टिलिटी, कंसेप्शन, सब चीजों से लेकर भरणी नक्षत्र का संबंध आता है। आप अगर क्षेत्र और देखेंगे तो करियर के क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट, या होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, कुक, या होटल के जो स्टाफ होते हैं ना, वो भी भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब संपूर्ण रूप से जो खाने का जो व्यवसाय है, खाने का जो क्षेत्र है, वो व्यवसाय भी इसमें आता है, क्योंकि पोषण है कहीं ना कहीं। वैसे तो पुष्य देवता भी इसमें, पूषण देवता भी इसमें आते हैं, परंतु ये जो नक्षत्र है ये फूड, खाने का व्यवसाय भी दिखाते हैं। ये कब जागृत जागृत होता है, इसके जो एक्टिवेशन ईयर्स होते हैं वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 7th ईयर, 8th ईयर, 24th ईयर, 28th ईयर, 33rd ईयर और 51st ईयर, आपके उम्र के इन सालों में ये भरणी नक्षत्र एक्टिवेट होकर अपना कार्य, अपना असर दिखाता है। अब देखिए, हम जब नक्षत्र को समझ रहे हैं तो नक्षत्र को समझने के लिए हमें उनके देवी और देवताओं का रुख समझना पड़ता है, उनके फीचर्स, उनका स्वभाव समझना पड़ता है। तब हम समझ पाते हैं कि नक्षत्र किस रूप से, क्योंकि नक्षत्र अधीन है ग्रह देवता और देवी देवता के, तो वो उन्हीं के अनुसार चलने वाले हैं, उन्हीं के अनुसार फलित भी देने वाले हैं। तो यमराज जो हैं वो धर्मराज हैं और मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु अर्थात अंत, अंत ही आरंभ है। व्यक्ति धर्म पथ पर कितना चला, कितना नहीं, ये तय करके उसे ठीक वहां तक पहुंचाने का कार्य जो है वो यमदेव करते हैं, और वो उसके अधिकारी हैं। नरकों के भी कई प्रकार हैं, और जहां वो अधिकारी होता है उस प्रकार के नरक तक वो उसे पहुंचाते हैं। रौरव भी नरकों में एक आता है, और गरुड़ पुराण में नरकों के प्रकार दिए गए हैं। अपने कर्मानुसार व्यक्ति वहां पहुंचता है जैसे उसके कर्म रहते हैं। ऐसा करके वे न्याय का झंडा भी फहराते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं न्याय कि इसका कर्म कैसा रहा, उसका कर्म कैसा रहा, कर्म के अनुसार उसे पातड़ी, हम बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलता है। अब भरणी नक्षत्र की खामियां क्या है, देखिए। भरणी नक्षत्र जो है वो अगर हम दूषित कहें, मतलब दूषित कब होता है कोई भी नक्षत्र या कोई ग्रह जब दूषित होता है, इसका पहला अनुमान देख सकते हैं कि वो त्रिग्भाव में बैठ गया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि वो उसके ऊपर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है। उसका वो जिस नक्षत्र, वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी ठीक से नहीं बलिष्ठ है। तो ये जब इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो वो जो ग्रह है या वो नक्षत्र है वो दूषित हो जाता है। तो और दूषित होने के बाद इस प्रकार की संवेदना या इस प्रकार की रिजल्ट देता है। तो क्या है, तो भरणी नक्षत्र जिद्दीपन को दिखाता है, जल्दबाजी जो होती है या इम्पल्सिवनेस जो होती है उसे भी दर्शाता है। टेंडेंसी टू बिकम वेरी अग्रेसिव, एकदम अचानक से बहुत अग्रेशन आ जाना, ये भी भरणी नक्षत्र की खासियत है। और कन्फ्रंट करने की दिलेरी होना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम कहेंगे कि न्यूट्रल है, अच्छा भी है और बुरा भी है। कन्फ्रंट, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना कन्फ्रंट किए रह जाते हैं, बट कन्फ्रंट करने का गुण जो है उसके लिए दिलेरी लगती है। तो कन्फ्रंट करने का एक इनकी इनकी एक आदत होती है। बहुत डिमांडिंग होते हैं बदलाव को, या झुकना इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अपने कांस्टेंट बिहेवियर को चलते हैं, जैसा 30 35 35 साल, 4 सालों से जैसी जिंदगी चली आ रही है वैसे ही जिएंगे। इस तरह की एक मानसिकता होती है, बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं। भरणी नक्षत्र की शक्ति क्या है, भरणी नक्षत्र की शक्ति जो है, हर नक्षत्र की एक शक्ति होती है, एक स्टेटमेंट लाइन होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लाइन अगर आप समझ लेते हैं तो उस नक्षत्र को आप समझ लेते हैं, उस नक्षत्र का उपयोग भी आप समझ लेते हैं। तो भरणी नक्षत्र का इंटेंट है पावर टू टेक थिंग्स अवे विथ द वाटर, अपने साथ बहा ले जाने की शक्ति है। जल के समान समंदर की लहरें, समंदर की लहरें कैसी होती हैं कि आती हैं और अपने साथ जो जो उस किनारे पर है उसे खींच ले जाती है। अपने मोह बंधन पाश से मुक्त होना, अपने इस शक्ति का असर सबसे ज्यादा कैसा होता है, ये शक्ति इंटेंट क्या कर रही है आपको। ये नक्षत्र में जो भी आपके ग्रह होंगे, आपके कोई भी ग्रह जब होंगे, वो उस ग्रह से जो भी आप व्यक्ति को देखते हैं, रिश्ते नाते को देखते हैं, उस नाते के प्रति आपका क्या रुख होना चाहिए।
तो अपने मोह बंधन के पाश से मुक्त होना, जीवन चक्र के अनुकूल बहना, क्योंकि बहुत बार भरणी नक्षत्र जब दूषित होता है तो के जीवन चक्र के हम विपरीत दिशा में बहते हैं, या जो हम जिद्दी होते हैं, या वो चीज नहीं करना चाहते हैं जो हमें नियति हमारे सामने परोस कर दे रही है। जैसे यमदेव इस नक्षत्र को अधिपत्य करते हैं, उसी प्रकार से गर्भ और योनि को भी ये नक्षत्र दिखाता है, जिससे कि सृष्टि का सृजन हुआ है। जीवन मरण के चक्र को दर्शाते हैं, क्षणिक दुखों को भी ये आगे से कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। अब क्षणिक दुख जो हो रहा है व्यक्ति को, उस दुख को देखकर जो उस क्षणिक अशांति फैली हुई है उससे आगे देखना सिखाते हैं, बियॉन्ड देखना सीखो, ये इस नक्षत्र का गुण धर्म है। अब आपको पता है इस नक्षत्र के जातक, या ये नक्षत्र अगर आपका ठीक नहीं है तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? शवासन में सो जाइए, और शवासन में जो आपको अनुभव हो रहा है वो अनुभव जिए। इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है भरणी नक्षत्र की। अगर ये कहीं ना कहीं त्रासदायक है या कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो आप शवासन करिए, क्योंकि अग्रेशन, ब्रीदिंग सिस्टम ऊपर नीचे होना, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल सही ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही है, तो आप शवासन जब करते हैं, योग निद्रा जब आपको लगती है, तो ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है भरणी नक्षत्र वालों की। अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता है, ना कि बाह्य रूप में। ये भी आपको समझना आवश्यक है। तो ये पूरा गोचर जो है इस प्रकार की घटनाक्रम आपको देने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स आप अपने अपने अनुसार अपने उस एस्पेक्ट के, जीवन के उस एस्पेक्ट पे जहां पे भरणी नक्षत्र है, वहां पे लागू करिए। आप देखिए कि आपको बहुत अच्छे बदलाव और प्रतिसाद मिलता है जीवन से। अब देखिए, गुरु गुरु आप जानते हैं, गुरु बहुत विशाल ग्रह है, बहुत फैला हुआ ग्रह है, और गुरु की तीन दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। हम ये भरणी नक्षत्र का जो जो असर है वो इन वो इन दृष्टि के अनुसार देखेंगे। अब ये बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको। मैं आपको पूरा ये जो गोचर है बहुत इजी करके दे रही हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं ग्रह को देखूं कि नक्षत्र को देखूं, नवतारा को देखूं, किसको देखूं। अच्छा, ये बातें तो वो लोग करते हैं जिनको थोड़ी ज्योतिष पता है, बट जिनको ज्योतिष पता ही नहीं है वो कैसे समझेंगे? वो अपना नक्षत्र, वो सिर्फ जन्म राशि जानते हैं, दिस इज माई मून साइन और दिस इज माई सन साइन। सनसाइन बहुत ज्यादा लोगों को पता होती है, परंतु सनसाइन याद रखिए कि वो सिर्फ सोल को दर्शाती है, आपके सोल के जर्नी को दर्शाती है, आपके करियर को दर्शाती है। मून साइन जो है वो आपकी मानसिक दृष्टि, मतलब आपके मेंटल एटीट्यूड को दिखाती है। लग्न राशि अर्थात एसेंडेंट साइन आपके शरीर के रूप, मतलब आपका अपीयरेंस, आप जो मुझे देख रहे हैं, दैट इज लग्न राशि। तो लग्न राशि को कैसे परिणाम करती है वो दर्शाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, दो ही चीजों से देखेंगे। देखिए, बहुत इजी करते हैं इस चीज को। गुरु की तीन दृष्टियां हैं, और दृष्टि कौन सी रहेगी? यम दृष्टि रहेगी और शुक्र दृष्टि रहेगी। इस अनुसार ही हम पूरा गोचर देखेंगे। बहुत इजी हो गया है। अब आराम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि गुरु का भरणी नक्षत्र में यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि के अनुसार ये सभी लग्नों के लिए किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए जो ये गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? गुरु जो है वो मेष में है, अभी फिर विराजे हैं। तो प्रथम भाव में है, लग्न भाव में। लग्न भाव मतलब तनु भाव है, आपका खुद का अस्तित्व है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जीवन शक्ति है। और वहीं से गुरु बैठकर कहाँ पे दृष्टि डालते हैं? पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे यम दृष्टि डालते हैं। अर्थात इन भावों को लेकर, संतति को लेकर, वैवाहिक सुखों को लेकर, विवाह मतलब आपके स्पाउस को लेकर, या आपके लीगलिटी ऑफ मैरिज, या आपके पिता को लेकर कुछ ना कुछ यम दृष्टि रहेगी। अर्थात कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, किसी न किसी चीज का संहार होगा, कोई ना कोई संहार होगा। अब संहार होगा तो हो सकता है कि भाई झगड़ा भी खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति भी खत्म हो, क्योंकि यम यम दृष्टि है। तो यम दृष्टि बहुत बार इस तरह का शार्प उत्तर भी देती है। उसी प्रकार से शुक्र दृष्टि है, तो शुक्र दृष्टि क्या देगी? शुक्र दृष्टि उसमें सृजन देगी। अगर मान लीजिए गुरु की दृष्टि होने के बावजूद भी
आप देखिए अभी दूसरे भाव में राहु चल रहे हैं, और राहु से चौथा भाव हमेशा खराब हो जाता है, तो संतति का भाव अभी खराब हुआ पड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि बहुत सारे जातकों को शायद कंसेप्शन, मिसकैरेज, अबॉर्शन, ये सारी चीजें देखनी पड़ी होंगी। गुरु की पंचम दृष्टि होने के बाद भी ये क्या है, ये जिस प्रकार से फलित होना चाहिए वैसा वैसा नहीं हुआ होगा। बट अब शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि हम बोल रहे हैं भरणी नक्षत्र, तो भरणी नक्षत्र के दो, एक दृष्टि जो है यम दृष्टि और दूसरी दृष्टि हुई शुक्र दृष्टि। तो शुक्र दृष्टि के अनुसार सृजन भी होगा, मतलब कंसेप्शन भी होगा। शादी ब्याह टूटे हैं तो वापस से जुड़ेंगे भी, वापस से नया कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, अब्रॉड का चांस खो गया था तो वापस से वो चांस भी मिलने वाला है, उच्च शिक्षण के लिए चांस मिलने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस प्रकार से रहेंगी। किसके लिए? मेष लग्न के लिए। अब हम देखेंगे कि वृषभ लग्न के लिए ये किस प्रकार से फलित देगा। अब वृषभ लग्न के लिए गुरु कहाँ चले गए हैं? व्यय भाव में चले गए हैं। व्यय भाव खर्चे का है, खड्डे का है। व्यय भाव फॉरेन का है। व्यय भाव जो है वो आपके संतति के भाव से अष्टम पड़ता है, तो मृत्यु स्थान भी दर्शाता है उस चीज को लेकर। अब देखिए व्यय भाव में चले गए हैं तो ये कहीं ना कहीं यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि के अनुसार फलित देने वाले हैं। तो पहली दृष्टि कहाँ पे आती है? पंचम दृष्टि इनके चतुर्थ भाव में आती है। चतुर्थ भाव आपका माता का है, आपके प्रॉपर्टी का है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी ली है और आप उसमें शिफ्ट हो गए हैं। अब आप उसको रेनोवेट करवा रहे हैं, उसमें आप सामान लेकर आ रहे हैं, फर्नीचर लेकर आ रहे हैं। परंतु जब हम नया घर लेते हैं तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो आपकी रोजमर्रा का जो रूटीन में जो जो जहां 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 आप चीजें लेने जाते थे या ऑफिस जाते थे या स्कूल भेजते थे, वहां से भी आपको जाना पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का संहार हुआ है। ये सारी चीजें बंद हुई हैं, और नए स्कूल में जाना, नए सारे सारे जितने भी आपने होम जो भी चीजें आप घर में डिलीवरी मंगवाते थे वो सारी चीजें, अब सारी चीजें आपके आउट ऑफ द पेरिफेरी में हो गई हैं, इसलिए नई पेरिफेरी जुड़ गई है और नए सही तरीके से नए लोग जुड़ेंगे। तो ये सारी ट्रांजिशन फेज भी चलेगी। सप्तम दृष्टि आपके छठवें स्थान पे है। छठवां स्थान आपके रूटीन का है, जैसा कि मैंने कहा रोग, रिपु और ऋण है। तो रोग खुद हॉस्पिटल के भाव में बैठकर अगर रोग के स्थान को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोगों को आना और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होना ये भी दिखाते हैं। बट वो खर्चा सही होगा, जिस क्योंकि गुरु बैठे हैं तो क्या कराएंगे कि उसमें से मुक्तता भी देंगे, यम दृष्टि भी देंगे, और कहीं ना कहीं अच्छी सेहत के लिए भी कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे? मार्गस्थ करेंगे। अब नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्याओं का है, आपके अनअटेंडेड इमोशंस का है। तो जब इस प्रकार की यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि पड़ती है तो आपका कहीं ना कहीं अपने एक ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस के बियॉन्ड जाना ये होता है। कहीं ना कहीं आपने खुद शुरुआत करी है कि आई हैव टू लीव द ओल्ड वेज एंड ट्राई न्यू वेज टू गेट इट डन। उसी प्रकार से जो जातक तंत्र मंत्र यंत्र या गूढ़ विद्या, ज्योतिष, इन सब में इच्छा रखते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल काल है। अब अब हम देखेंगे कि भाई मिथुन लग्न के लिए किस प्रकार से होगा। मिथुन लग्न के लिए देखिए गुरु गोचर जो है वो कहाँ पे चल रहा है? अभी लाभ भाव में चल रहा है। लाभ भाव में होने के कारण आप देखेंगे कि लाभ भाव में बैठकर गुरु पंचम दृष्टि देते हैं पराक्रम भाव पर। फिर पंचम दृष्टि देते हैं आपके आ, फिर सप्तम दृष्टि देते हैं आपके पंचम भाव पर, और नवम दृष्टि देते हैं आपके सप्तम भाव पर। तो इस प्रकार से जब घटनाक्रम होता है तो यहाँ पे पराक्रम, पंचम और सप्तम बहुत प्रभावित हुआ है, हो रहा है। अब क्या होगा इसमें? देखिए मिथुन दो प्रकार के दृष्टियों के अनुसार, मतलब कुछ ना कुछ संहार होगा, कुछ किसी न किसी चीज की मृत्यु होगी और वापस से सृजन होगा। सबसे पहले तो मेन थीम ये है ना। तो गुरु लाभ में बैठकर लाभ कब देंगे? जब किसी चीज की मृत्यु हो जाएगी, जब किसी चीज का टूटना, खत्म होना, संहार होना, तो आप उस चीज के लिए पराक्रम करेंगे। बहुत बार हो सकता होता है कि हमारे कुछ बहुत से लोगों के जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैगेजेस होते हैं।
वो रिश्ते सिर्फ आप कंधे पर ढो रहे होते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसमें कोई एसेंस नहीं होती है, और आपको लगता है कि अब ये मैं नहीं ढो सकता हूँ, या आई नीड टू गो अहेड, मुझे ये जो बैगेज है अपने कंधे पर ये थोड़ी खाली करनी पड़ेगी, तभी मैं ऊपर और चढ़ पाऊंगा या पाऊंगी। तो या ऐसे अफेयर में आप होते हैं कि दैट अफेयर इज जस्ट टेकिंग आउट फ्रॉम यू, नॉट गिविंग यू एनीथिंग। कुछ अफेयर्स या कुछ प्रेम संबंध ऐसे होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ दे रहे होते हैं, देनदार होते हैं, देने का ही काम करते हैं। बट एक दिन आता है जब आपको समझ में आता है कि ओके, दिस इज इट, अब मैं यहाँ पे देना खत्म करती हूँ या करता हूँ, और आई विल लीव दिस रिलेशनशिप फॉर गुड। एक अच्छे नोट पे आके वो चीजें आप खत्म करते हैं। संतति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि संतति के लिए कुछ चीजें, ओल्ड वेज आप अभी तक सोच रहे थे, ओल्ड तरीके से जो काम कर रहे थे, उनके एजुकेशन को लेकर कहिए, उनके डेवलपमेंट को लेकर कहिए, आप वो छोड़ के नए तरीके आप अपनाने जा रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा देगा। वही सप्तम स्थान में विवाह संबंध को लेकर या बिजनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट है। कैसा इम्पैक्ट है? आप अभी तक जिस तरीके से बिजनेस करते आए हैं, उसमें शायद किसी नए व्यक्ति का आगमन, या किसी नए पार्टनर का, या कहीं से नया सलाह मिला है, पर आपने गौर नहीं किया था, अब आप गौर फरमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पराक्रम है, पराक्रम की दृष्टि, जब पराक्रम पे दृष्टि होती है तो आपके आपके एफर्ट्स बदलते हैं, आपका एफर्ट्स का स्वरूप बदलता है, आप चेंज करते हैं अपने वेज को। यू चेंज द पीपल ऑल्सो, यू चेंज द वेज ऑल्सो, ओल्ड वेज इनटू न्यू वेज। तो ये हुआ मिथुन राशि के लिए। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा अनुभव मिलता है कि बहुत बार आप कुछ माइंड ब्लॉक्स लेकर चल रहे थे, वो माइंड ब्लॉक्स अपने ही पति को लेकर या अपनी पत्नी को लेकर, उन ब्लॉक्स को आपको ही तोड़ना है और आगे बढ़ना है, टू सी द रियल पिक्चर ऑफ इट। अब हम बात करेंगे कर्क लगने की। कर्क लगने के लिए देखिए, ये गुरु जो है ये दशम भाव में है, और दशम भाव से कुटुंब भाव को, धन भाव को देखते हैं, पैसों के भाव को देखते हैं, वाणी और वाचा के भाव को देखते हैं, खान पान के भाव को देखते हैं, और चतुर्थ भाव को और षष्ठ भाव को देखते हैं। अब आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे ये गुरु जो है ये यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि दोनों देने वाले हैं। इसका अर्थ है किसी न किसी चीज की मृत्यु होगी, और किसी न किसी चीज का उसके बाद में सृजन होगा, अंत ही आरंभ है। तो गुरु जब द्वितीय भाव को देखते हैं, तो हो सकता है कि जिस पद्धति से आप अपना व्यवसाय अब तक करते आए होंगे, जो आपने वेज फॉलो कर रहे होंगे, वो आप वेज छोड़ रहे हैं और नए तरीके अपना रहे हैं। हो सकता है हो सकता है कि जितने शिद्दत से आप अभी काम कर रहे हैं, यू आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट, बट कीप डूइंग दैट। कंसिस्टेंसी इज द की। आप डिटर्मिनेशन के साथ में वो करते जाइए, एक दिन आएगा कि दैट वे विल जस्ट वर्क लाइक एनीथिंग, और फिर आपको धन आगमन कहिए क्या, या फिर आपके कुटुंब में आगमन कहिए, ये चीज होती रहेगी। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि कर्क लग्न के जातक इस साल नई प्रॉपर्टी लेंगे। अपना खुद का, छोटा क्यों ना हो, पर अपना खुद का कुछ ना कुछ जरूर लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। गुरु गुरु की दृष्टि ये है कि आप कुछ ना कुछ शायद देकर फिर अपना ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ घटाव बोलते हैं, तो घटाव होगा, उसके बाद में एक बड़ी चीज जुड़ाव होगी, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। माता का साथ आपको अभी तक मिल रहा है, माता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, क्योंकि माता के गर्भ से ही आपका जन्म हुआ है, तो उनके गर्भ को या उनके अस्तित्व को ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आपको वहां पे लड़ना नहीं है, वहां पे गुस्सा नहीं करना है। षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण, रोगों को लेकर कहीं ना कहीं अब नए प्रकार के वेज को या नए प्रकार की पद्धति को लेना बहुत आवश्यक है। एक बड़े रोग में से आप अभी निकले होंगे, और कहीं ना कहीं एक चैन की सांस ले रहे होंगे। शत्रुओं को लेकर देखिए कि आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार आपको फियर्स होना है या ये सब चीजें हो सकती है, परंतु आपका षष्ठ भाव कैसा है उसके अनुसार भी फर्क पड़ता है कि ये इंटेंसिटी कम ज्यादा है। अब रोग रिपु ऋण,
तो ऋण लेने की भी संभावना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप घर लेंगे, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अब इस साल अपने लिए लोन लेंगे। दैट विल बी फॉर गुड, क्योंकि आपने अपनी नाम की एक प्रॉपर्टी करनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक संभावनाएं दिखाई देती हैं इस पीरियड में। जॉब को लेकर भी बहुत लोग जॉब चेंज के लिए सोचेंगे, विच इज वेरी गुड। इज गोइंग टू बी गुड बिकॉज अप्रैल तक हो सकता है कि आप नए जॉब को ज्वाइन कर चुके होंगे। कर्क लग्न के बाद में सिंह लग्न की बात करते हैं, तो सिंह लग्न के लिए ये गुरु जो है ये कहाँ पे उनके नवम भाव में, भाग्य के भाव में है। भाग्य भाव किसका है? डेस्टिनी का है, लक का है। और भाग्य भाव से लेकर ये कहाँ पे दृष्टि डालते हैं? पंचम दृष्टि डालते हैं लग्न पर, और सातवीं दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव पर। और पराक्रम के बाद में भाग्य दृष्टि मतलब नवम दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पर। मतलब लग्न, पराक्रम और पंचम, ये तीनों भाव पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आप खुद, आपका कर्म और आपका संतति, मतलब आपका आपकी जो क्रिएशन है वो। अब समझिएगा इस चीज को, भाग्य में बैठकर गुरु सबसे पहले तो आपको तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं या बाहर जाने का मौका या पढ़ाई करने का, स्किल सेट बढ़ाने का ये मौका तो दे ही रहे हैं। और शायद ये भी मौका दे रहे हैं कि अभी तक आपने जिस पद्धति से सब चीजें करी थी वो पद्धति छोड़ दीजिए, नई पद्धति आज के युग में, आज का जो टेक्नोलॉजी है उसे अपनाइए। हो सकता है कि कोई उसके कारण आपने गैजेट भी खरीदा हो और आप उससे काम ले रहे हैं और वो आपका काम हल्का कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। गुरु दूसरे भाव को देखता है, गुरु पहले भाव को देखता है। इसका अर्थ है कि देर इज अ चांस टू चेंज योर सेल्फ। अभी बाकी जगह पे नहीं, अपने ऊपर काम करना है इस अप्रैल तक। कहीं ना कहीं अपने ओल्ड वेज को चेंज करना है, अपने माइंड ब्लॉकेजेस को छोड़ना है। आप जिनके बारे में भी जो भी चीजें सोच रहे थे, हो सकता है कि वो एटीट्यूड गलत है आपका, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, सामने वाले का माइंड कैसा है। सामने वाले ने कोई चीजें करी थी तो कौन से माइंडसेट से करी थी जिस चीज को आप लेकर बैठे हैं। तो छोड़िए उन माइंड ब्लॉकेजेस को, उन बेतुके मरे हुए रिलेशनशिप्स को छोड़िए जो आपने पकड़ के रखी हैं। और बहुत बार आप अपने आप को लेकर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि आप यहाँ पे देनदार हैं और आपको मिल कुछ नहीं रहा है। ट्राई टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ की ब्राइटर साइड को देखना, पॉजिटिविटी को अपनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपने पराक्रम वैसे ही करने के पड़ेंगे। यम दृष्टि त्यागी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ जो मरा हुआ है उसे लिटरली उसे डिटैच करिए, ताकि शुक्र दृष्टि मतलब कुछ ना कुछ नया सृजन हो सके, नए लोग या आ सके। और नए लोग जब आएंगे, नई चीजें होंगी तो नई मेमोरीज होंगी, नई मेमोरीज होंगी तो पॉजिटिविटी और ज्यादा आएगी। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है, ट्रांजिशनिंग टाइम पीरियड है, चेंज का टाइम पीरियड है, क्योंकि भरणी नक्षत्र कुछ ना कुछ चेंज दे रहा है। अब उसी प्रकार से कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर ये है उनके 8वें भाव में हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि कन्या लग्न के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा टाइम पीरियड है ये। 8th हाउस में गुरु का होना ये दर्शाता है कि वाराशा राशि के अनुसार तो हम इस भाव की स्थिति को, जो ग्रह बैठा हुआ है, गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है ये बहुत हार्डकोर गत जन्म का तांत्रिक है या वैदिक स्कॉलर है, वैदिक पंडित है। तो हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है भरणी नक्षत्र के वजह से, यम दृष्टि और शुक्र की दृष्टि के वजह से, आप अपने जीवन में अपने गत जन्मों के ऐसे रूप को एक्टिवेट कर पाएंगे, एकाकार कर पाएंगे, जिससे आपका ये जीवन और सुंदर हो सके। तो वो किसके माध्यम से होगा? साधनाओं के माध्यम से होगा, तंत्र मंत्र की या कोई पूजा की विधि के माध्यम से होगा, कोई किसी गुरु का जीवन में आना, या आपका किसी ऐसे पुस्तक को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना जो आपको ये साक्षात्कार करवाए। क्योंकि 8वें स्थान में बैठकर ये जो 5वीं दृष्टि है ये वैभाव पे है। वैभाव मेडिटेशन का भी है, खर्चे का है, फॉरेन का है, तो ये भी जाने की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। बाहर जाके स्थायी होना, इसकी पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है।
वही ये आपके कुटुंब को देख रहा है। तो कुटुंब को देख रहा है, इसका अर्थ है कि कुटुंब की पहली यम दृष्टि मतलब कुटुंब से दूर जाना, और सृजन की दृष्टि हो सकता है कि वहां पे जाके आप कंसेप्शन कर रहे हैं, वहां पे जाके आप अपने आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, बट वो अपने स्पाउस के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। बहुत बार होता है ना कि लोग बाहर जाते हैं, यूएस यूके कनाडा बाहर जाते हैं और फिर वहां जाकर पढ़ाई करते हैं ताकि वो वहां पे जाकर कमा पाए डॉलर्स में, और अपना फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर कर पाए। तो ये वो टाइम पीरियड है जब अपना स्पाउस अपने ऊपर खर्च करते हैं और अपने को कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वही चौथे भाव पे भी इसकी दृष्टि है। तो ये चौथे भाव की दृष्टि जो दिखाती है कि घर को लेकर, आपकी माता को लेकर, आपके प्रॉपर्टी वास्तु को लेकर कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है। क्या चल रहा है वो आपको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि या आने वाला समय आपको कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के बारे में, इस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग आपके सामने लाने वाला है। तो उसे सोच समझ के लीजिएगा। तुला के लिए बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो गोचर कहाँ हो रहा है, ये नक्षत्र गोचर हो रहा है उनके सातवें भाव में। सातवां भाव किसका है? पति पत्नी का है, सभी प्रकार के रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है, और सातवां भाव मारक भाव भी है। मारक भाव में गुरु का होना और यम दृष्टि का देना या शुक्र दृष्टि का देना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये जब यम दृष्टि है, मैं जब भी यम दृष्टि बोल रही हूं तो वो मृत्यु के देवता आते हैं। तो यम दृष्टि जब आती है तो हो सकता है कि किसी न किसी कारण कुछ न कुछ होकर मृत्यु का होना, वो व्यक्ति का चला जाना। तो तुला लग्न के जातकों के लिए इस तरह की घटना घटित हो सकती है, बट उन्हें सप्तम से अष्टम को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्तम से अष्टम मतलब सप्तम भाव का आयु का भाव है वो। तो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, बट हाँ यम दृष्टि है तो वो सृजन भी देती है। तो आप दूसरी संतति के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, ये भी हो सकता है। गुरु सप्तम भाव में बैठकर कहाँ दृष्टि देते हैं? सबसे पहले लाभ भाव में देते हैं, फिर लग्न को देखते हैं, और फिर पराक्रम भाव को देखते हैं। तो लग्न मतलब आप खुद हुए, यहाँ पे आपके खुद के इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, चेंज होना पॉसिबल है। पर वो चेंज कौन ला रहा है? तो आपकी भार्या या आपके पति ला रहे हैं, उनके कारण वो चेंज आपके आप में आ रहा है। पराक्रम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो वो कौन सा पराक्रम है? वो पराक्रम है अपने बिजनेस को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी है। द्वितीय विवाह के लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। और लाभ है तो लाभ भाव को भी यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और लाभ देते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए जो गुरु है ये उनके षष्ठ भाव में है। वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं तो षष्ठ भाव में गुरु रोग रिपु ऋण के स्थान पे मतलब दूषित स्थान पे बैठ के गुरु यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि देने वाले हैं। कहाँ डालते हैं दृष्टि? सबसे पहले पंचम भाव पे डालते हैं, फिर व्यय भाव पे डालते हैं, और द्वितीय भाव पे डालते हैं, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में डालते हैं। तो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों चीजें आप अभी करने करने वाले हैं कि आपने अपने अपने पैसों को या आर्थिक जितनी आपकी आपको लाभ हुआ है उस लाभ को लेकर आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है। इन्वेस्टमेंट कर दी है, या फिर आपने क्या किया है, आपने अभी बड़ा बड़ा सा घर ले लिया है, या फिर प्लॉट ले लिया है, या फिर आप लेने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को लेकर एक बड़ा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चीजें भी हुई हैं। इसकी संभावना दिखती है और ये अभी चल रहा है, तो ये आप ट्रांजिशन फेज में है। बट इट्स द एंड ऑफ दिस, क्योंकि यम दृष्टि है तो अब ये खत्म होने वाला है और नई चीजों का आगमन होने वाला है। अब दशम भाव में है तो इस समय आप अपने करियर को लेकर भी काफी सोच रहे हैं, और करियर को कैसे एक्सपैंड करें, करियर को किस अपने आप को कैसे एक्सपैंड करें, इन सब की भी कहीं ना कहीं प्लानिंग दिमाग में चल रही है। और उससे धन कैसे बढ़ेगा, उससे कुटुंब में पैसा कैसे आएगा, सुख शांति कैसे आएगी, ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है। षष्ठ भाव का गुरु जो है वो बहुत बार एक नौकरी बदल के दूसरी अच्छी नौकरी भी देता है।
अगर आपका जन्मस्थ गुरु अच्छा है, आपका अगर जन्मस्थ गुरु जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये देता है, तो इस चीज की होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ पे हो रहा है, उनके पंचम भाव में हो रहा है नक्षत्र गोचर। नक्षत्र भरणी नक्षत्र का यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगी। पंचम भाव संतति का है, पूर्व पुण्य का है, आपके स्किल सेट को और ज्यादा अच्छा करने का है। दशम भाव से अष्टम भाव है, तो यहाँ पे नौकरी में चेंजेस होने की भी, ट्रांजिशन होने की भी संभावनाएं देखिए। और पंचम भाव से बैठ के ये आपके लग्न को, लाभ को और भाग्य को देखते हैं। तो जब ये दृष्टि आती है तो भाग्य का बलवत्त होना, पर वो बलवत्त कैसा होगा, कुछ न कुछ किसी न किसी चीज की मृत्यु होने के बाद में। भरणी नक्षत्र है तो वो मृत्यु होने के बाद में वो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। मृत्यु हमेशा व्यक्ति की हो ऐसा नहीं है, लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो सकता है, लाइफ की कोई ऐसी हैपनिंग है जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, एंड दैट वो पर्सन आपकी जिंदगी से चला जाता है, या अभी तक किसी किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप चल रहा था और वो हस्तक्षेप बंद हो जाता है। बहुत बार शनि सूर्य के समय पे भी ये चीज होती है कि जब जब तक पिता के पास में ही पुत्र होता है तो उसकी प्रगति नहीं हो पाती है। जब वो कुछ समय के लिए अलग हो जाता है तो दोनों के लिए ही राहत की सांस होती है, या फिर एक वहां पे ऊर्जा, या वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है, क्योंकि बहुत बार ऐसी एनर्जीज एक साथ काम नहीं कर सकती है। लग्न भाव पे है तो वो आपके ऊपर पे दिखा रहे हैं कि ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। आप अपने ऊपर जब तक काम नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, तब तक ये होगा कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉक कहिए या आपकी विचारधारा कहिए, या आपने जो पुरानी पद्धतियां अपना कर रखी हैं उसको चेंज करने का भी टाइम पीरियड है। वो त्याग के नई टेक्नोलॉजी को, नए नए प्रकार के विचारों को लेने का टाइम पीरियड है अभी आपके लिए। और जब तक आप वो नहीं करते हैं, या फिर वो टैक्स को लेकर भी हो सकता है कि आपने अभी तक फाइल नहीं करे हैं, तो इट्स गुड टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू डू दैट। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये उनके नक्षत्र गोचर जो है ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। भरणी नक्षत्र का चतुर्थ भाव में होकर सब बाकी किस प्रकार से परिणाम देगा ये हम समझते हैं। तो देखिए, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से कहाँ पे दृष्टि है, व्यय स्थान पे दृष्टि है, दशम भाव पे है और अष्टम भाव पे है। तो ये क्या करता है देखिए, चतुर्थ भाव आपके सुखों का है, आपके माता माता का है, ये आपके प्रॉपर्टी का है, वास्तु का सुख का है। अब चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं तो ये सबसे पहले तो बड़ा घर देने की भी आपको योग बनाते हैं। चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं और गुरु यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो दूधारी तलवार के समान काम करने वाले हैं। तो आपको प्रमोशन की भी चांसेस देते हैं, बट इट क्वाइट पॉसिबल कि वो लेकर आप कहीं जॉब चेंज कर ले या आपकी जगह चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है देखिए। और लगन भाव यहाँ पे व्यय भाव को भी देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बाहर जाने के चांसेस भी आपको देते हैं वो। तो बाहर जाने के चांसेस को देख लीजिए, या फिर ये गुरु जो है ये आपके आठवें भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये ये गुरु कहीं ना कहीं रिमाइंडर है। ये नक्षत्र भरणी नक्षत्र का गोचर रिमाइंडर है कि आपके घर में जो कुल देवी कहिए, कुलाचार कहिए, कुल दैवत कहिए, उनको लेकर जो भी कार्य शेष हैं उसे करने की उसे करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पितरों से संबंधित ही क्यों ना हो। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये गुरु का नक्षत्र गोचर जो है ये भरणी नक्षत्र का गोचर इनके पराक्रम भाव में हो रहा है। पराक्रम भाव से ये सीधे सीधे देखते हैं भाग्य भाव को, सीधे सीधे पंचम दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव को, आपके स्पाउस के भाव को, और फिर लाभ भाव को भी देखते हैं। अब समझिएगा कि जब पराक्रम भाव में ही खुद गुरु बैठे हैं, गुरु आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो गुरु खुद स्वयं कुछ काम खास नहीं करते हैं, बट वो उनके आसपास जो शिष्य मंडली बनी रहती है, काम करने वाली वो रहती हैं। हाँ, गुरु अपना रूटीन बहुत सुंदर रखते हैं, गुरु अपने रूटीन को डिसिप्लिन
अगर आपको देखना है तो वो भी आप गुरु से देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो नक्षत्र गोचर है वो क्या देता है कि भाई कौन सी यम दृष्टि, कहाँ पे यम दृष्टि है और कहाँ पे शुक्र दृष्टि काम करने वाली है, किस चीज की मृत्यु होने वाली है और कहाँ पे सृजन होने वाला है। तो आप समझिएगा कि सातवें भाव में है तो कहीं ना कहीं जो लोग सेकंड चाइल्ड के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव से भाग्य भाव में गुरु का गोचर है, तो कुछ ना कुछ आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कोई विंग खत्म होगा, कोई डिपार्टमेंट खत्म होगा या कोई चीज खत्म होगी। चाहे वो डील हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, नई डील्स डेवलप होंगी, कुछ ना कुछ नया होगा। अब इससे क्या होगा, इससे भाग्य में भी परिवर्तन आएगा और आपके लाभ में भी परिवर्तन आएगा। हाँ, यही अगर आप मानेंगे कि ये आपके पर्सनल लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में देखिए तो बहुत सारे लोग लग्न बंधन में बंध रहे होंगे, इसकी भी संभावनाएं हैं। हाँ, ये तब होगा जब आपने कोई आपका पुराना संबंध तोड़ा है। अब ये सारी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपके जीवन में किस प्रकार से घटित हो रही हैं और आपको किस प्रकार से इसका फलित मिल रहा है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मीन लग्न की बात करते हैं, अंतिम लग्न है मीन लग्न के लिए। देखिए ये गोचर कहाँ पे हो रहा है, कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब भाव में बैठकर ये सबसे पहले तो षष्ठ भाव को दृष्टि देते हैं पंचम, फिर अष्टम भाव को भी देते हैं और आपके दशम भाव को देते हैं, कर्म को देखते हैं यहाँ पर गुरु। अब अ, कुटुंब भाव में जब गुरु आते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होगा या नए व्यक्ति का एडिशन होगा, फैमिली में, कुटुंब में नए व्यक्ति का एडिशन होगा। फिर हम ये भी कहते हैं कि भाई नक्षत्र दृष्टि कैसी है, यम दृष्टि है और शुक्र दृष्टि है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि भाई कभी कभी जो एडिशन होने वाला था, होने वाला होता है, तो बहुत बार देखने में आता है कि घर में कोई गर्भवती स्त्री है, परंतु जब बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ ही समय पहले कोई व्यक्ति गुजरा होता है या उसके कुछ ही समय के बाद कोई व्यक्ति गुजर जाता है। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, ये इस प्रकार के योग होते हैं, इस प्रकार की दृष्टि होती है, इसे हम यम दृष्टि बोलते हैं। क्योंकि यम दृष्टि दूधारी तलवार के समान काम करती है, क्योंकि यम मृत्यु के देवता है, परंतु ग्रह देवता कौन है, शुक्र है, अर्थात कुछ न कुछ सृजन भी देते हैं, अंत ही आरंभ है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए अष्टम भाव पे भी दृष्टि आ रही है। इसका अर्थ है कि आपको समझना होगा कि आपके घर में, आपके कुल में, आपके खानदान में जो चीजें चली आई हैं, जो देवी देवताओं को आपने अभी तक पूजा है, शायद वो चीज अगर वहां पे बंद हो गई है, उसमें खंडन आया है, तो उसमें आपको वापस से कंटिन्यूटी और माफी मांगनी है, तभी वापस सही प्रकार से दशम मतलब कर्म सही होगा। अब ये गोचर हमने समझा, नक्षत्र गोचर समझा, इसकी जो बेसिक ढाल है ये आपको समझाई है मैंने कि ये यम दृष्टि और शुक्र दृष्टि के अनुसार ही आपको समझना है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप किस प्रकार से गोचर को समझ सकते हैं, नक्षत्र गोचर को समझ सकते हैं, जब आप नवतारा सिस्टम अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नवतारा सिस्टम के अलावा भी इस सिस्टम से प्रिडिक्शन को या आपके लाइफ के उस एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। अब एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भरणी नक्षत्र जो है वो उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है कि आप शवासन को करें। जितना आप शवासन को करते हैं उतना आपके लिए भरणी नक्षत्र का कार्य जो है वो या उसकी जो फीचर्स हैं वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं। दूसरा कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट ग्रह भरणी नक्षत्र में, सभी ग्रह इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रह जब भरणी नक्षत्र में है जन्मस्थ पोजीशन में, तो ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह अभी एक्टिवेट होने वाला है। इसलिए तो वो चंद्र नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है या फिर लग्न नक्षत्र है, अगर आत्मकार का ग्रह भी उसमें है, ये सब जब होगा तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम इवेंट्स देने के लिए आपको मदद करेगा। अ, अब देखिए
लास्ट में अब मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, आपका आपको अष्टक वर्ग में जो ग्रह आपका भरणी नक्षत्र में है, उस ग्रह को अष्टक वर्ग में किस तरह के पॉइंट्स हैं, या अभी फिलहाल स्थिति कैसी है। इंडिविजुअल पत्रिका जब तक सही सही तरीके से एनालिसिस नहीं होती है तब तक व्यक्ति को बताया नहीं जा सकता है। ये जनरल लेवल पे भरणी नक्षत्र का गोचर इस प्रकार से कार्यरत रहा है। आप सभी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से, कि आप किस प्रकार से गोचर को समझ सकते हैं। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपके साथ में क्या क्या लाइफ टाइम इवेंट्स होते हैं। ये भी आप चाहे तो अप्रैल तक शेयर करते रह सकते हैं इस वीडियो में, जब तक ये गोचर, अप्रैल के बाद भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसी समय, प्लस माइनस टाइम पीरियड हमेशा होता ही है। मैं आज अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी को शुभेच्छा देती हूँ कि ये गोचर आप सबके लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।